नमस्कार बच्चों। आइए आज मैं फिर अपने चैनल टूर विथ नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं और आपको लेकर चलता हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं इतिहास विषय के अध्याय 3 दिल्ली सल्तनत की स्थापना इस अध्याय के अध्ययन के लिए। बच्चों, मैं ये प्रयास करूंगा कि इतिहास आपको मैं कहानी की तरह सुनाऊं, जिससे कि ये वीडियो आपको बोरिंग ना लगे। तो आइए जानते हैं हम सन 1206 से 1290 के बीच सल्तनत कालीन इतिहास को। आपके मन में क्या यह प्रश्न आया कि इसको सल्तनत की स्थापना क्यों कहा गया? राज्य की स्थापना या वंश की स्थापना ऐसा क्यों नहीं कहा गया? इसका कारण था इसका कारण ये था कि जिन्होंने सत्ता हासिल की, जिन्होंने दिल्ली पर अपना अधिकार किया, वे अरबी भाषा बोलते थे और अरबी भाषा में राजा को सुल्तान बोला जाता है और उसके राज्य को सल्तनत कहा जाता है। इसी कारण इसे सल्तनत की स्थापना कहा गया। भारत का स्वर्ण युग जो चौथी से छठी शताब्दी तक था, उसका अंत हो चुका था। अब इसके बाद भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बंटकर कमजोर हो गया था, जिसका लाभ उठाने विदेशी आक्रांता लगातार भारत पर आक्रमण कर रहे थे। उन दिनों तुर्किस्तान से आए तुर्क सुल्तानों ने अफगानिस्तान पर राज्य स्थापित कर लिया था। अफगानिस्तान में कई छोटे छोटे राज्य थे, जिनमें से एक था गोर, और जिसका राजा था सुल्तान मोहम्मद गोरी। गोरी ने सबसे पहले पंजाब के मुल्तान को जीता। उसके बाद गोरी भारत के संपन्न राज्य गुजरात को जीतने की योजना बनाकर गुजरात पर आक्रमण कर दिया, किंतु गुजरात के राजा मूलराज ने सन 1178 को गोरी को बुरी तरह से हरा दिया और गोरी अपनी जान बचाकर भागा और इतना डरा कि वह दूसरी बार गुजरात पर आक्रमण करने की नहीं सोचा। गोरी अब दिल्ली विजय की योजना बनाने लगा और उसने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। उस समय दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान का शासन था। दोनों सेनाओं के बीच सन 1191 में तराइन के मैदान में प्रथम तराइन का युद्ध हुआ। तराइन आजकल हरियाणा राज्य में है बच्चों, और जो दिल्ली से करीब करीब 113 किलोमीटर दूर करनाल के पास है। प्रथम युद्ध में गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने बहुत बुरी तरह से हराया और किसी तरह से मोहम्मद गोरी अपनी जान बचा करके वापस भाग गया, जिस तरह से वो गुजरात के राजा से हार कर भागा था। किंतु एक साल बाद पूरी तैयारी के साथ मोहम्मद गोरी ने 1192 में पुनः दिल्ली पर आक्रमण किया और फिर उसी तराइन के मैदान में दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए और गोरी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अब तुर्कों का शासन यहाँ दिल्ली में स्थापित हो गया था। कुछ दिन यहाँ रहने के बाद उसने जब वापस गया अफगानिस्तान मोहम्मद गोरी, तो यहाँ पर उसने कुतुबुद्दीन ऐबक, जो उसका गुलाम था, उसको यहाँ का शासन देखने की जिम्मेदारी दे दी। कुछ दिन अफगानिस्तान में रहने के बाद जब मोहम्मद गोरी वापस भारत आने की सोचा, तो आते समय रास्ते में ही उसे खोखरों जो कि हमारे यहाँ अभी जाट जिनको कहते हैं, उन्हीं में एक प्रजाति थी जो खाना बदोश जीवन जीते थे। वो खोखरों और सिया विद्रोही ने मिल करके सिंधु नदी के किनारे दमेक नामक स्थान पर मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। मोहम्मद गोरी की हत्या का समाचार जब दिल्ली आया, तो दिल्ली में मोहम्मद गोरी का गुलाम, जिसको कि गोरी ने अपना शासन संभालने की जिम्मेदारी दे के गई थी, उसने अपने आप को एक स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक नए मीनार बनाने का काम प्रारंभ किया, जो आज कुतुब मीनार दिल्ली में है, जो काफी प्रसिद्ध है। उसको बनाने का काम कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया, किंतु
कुतुबुद्दीन ऐबक की बहुत जल्दी मृत्यु हो गई, इसलिए वह यह काम पूरा नहीं कर पाया। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका दामाद इल्तुतमिश सुल्तान बना और कुतुब मीनार का काम पूरा करवाया। इसके बाद इल्तुतमिश की बेटी रजिया गद्दी पर बैठी, पर मात्र 3.5 साल बाद 1240 में उसकी हत्या कर दी गई। रजिया के बाद गुलाम वंश का क्रूर शासक बलवन गद्दी पर बैठा। उसने एक नई परंपरा पायबोस या पांव चूमने का परंपरा स्थापित करवाया और 21 वर्ष तक शासन किया। फिर उसका पोता कैकुवाद शासक बना, किंतु मात्र 3 वर्ष बाद ही उसको वंश का अंत हो गया और खिलजी वंश का दिल्ली की सत्ता पर अधिकार हो गया। बच्चों, आइए अब आपके अभ्यास प्रश्नों को हल कर लेते हैं, किंतु इससे पहले कि हम अभ्यास प्रश्नों को हल करें, आपसे अनुरोध है कि आप यदि चैनल पे पहली बार आए हैं या दूसरी बार भी आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बच्चों, अब आपके अभ्यास प्रश्न को हल करने चलते हैं। तो पहला प्रश्न है कि खंड क में दिए गए शासकों के नाम के सामने खंड ख में उनसे संबंधित स्थानों के नाम लिखिए। इसमें आप देख रहे हैं कि पुस्तक में नाम दिए गए हैं, जैसे पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, राजा भीम, चंगेज खां। इनके सामने ये जिस जगह से संबंधित है उस जगह का नाम लिखना है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। पृथ्वीराज पृथ्वीराज जो जिस जगह से संबंधित है तो वो अजमेर और दिल्ली दोनों जगह से संबंधित है। मोहम्मद गोरी गोर तुर्किस्तान 2 जगह से संबंधित है। कुतुबुद्दीन दिल्ली से संबंधित है। राजा भीम गुजरात से संबंधित हैं और चंगेज खां मंगोल से संबंधित है। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए सुल्तानों के नाम उनके शासनकाल क्रमानुसार लिखकर उनके बारे में संक्षेप में लिखें। पहला है मोहम्मद गोरी। इसका शासनकाल था 1192 से 1206। मोहम्मद गोरी ने 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। वह मूल रूप से गोर राज्य अफगानिस्तान का शासक था। अपने राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा को लेकर के उसने पंजाब पर आक्रमण किया और अपने अधिकार में कर लिया। उसके बाद गुजरात में भी आक्रमण किया, किंतु वहां वह पराजित हो गया। उसके बाद वह दिल्ली पर आक्रमण किया और तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित हुआ। 1 वर्ष बाद पूरी तैयारी कर 1192 को पुनः आक्रमण किया और इस बार सफल रहा और दिल्ली पर उसने अपना अधिकार स्थापित कर दिया और अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सत्ता सौंपकर वापस अफगानिस्तान चला गया। कुछ दिनों बाद पुनः भारत आने के लिए वह चला, किंतु 1206 में उसकी हत्या कर दी गई। दूसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210। कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था। उसे गोरी ने खरीद लिया था। वह गोरी के साथ भारत आया और जब गोरी वापस गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रशासन का काम देखने के लिए नियुक्त किया था। गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने 1206 में अपने आप को स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया। उसने ही कुतुब मीनार बनाने का काम प्रारंभ किया और मात्र 4 वर्ष के बाद 1210 में उसकी मृत्यु हो गई। अगला है इल्तुतमिश 1211 से 1236। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका दामाद इल्तुतमिश सुल्तान बना। उसने ही कुतुब मीनार के कार्य को पूरा करवाया। इस समय शासन व्यवस्था बहुत खराब थी। अधिकारियों का व्यवहार ठीक नहीं था। पराजित राज परिवारों का भी व्यवहार सही नहीं था। इससे पुराने राजाओं के वंश के लोग सल्तनत का विरोध करने लगे थे। लगान इकट्ठा करके स्वयं रख लेते थे। इसलिए सुल्तान ने 40 वफादार गुलामों की एक टीम बनाई, जिसमें से कुछ को इक्तादार का पद दिया गया, जो अलग अलग प्रांतों में जाकर लगान वसूलना और विद्रोह को दबाने का काम करते थे।
अगला है रजिया सुल्तान 1236 से 1240। इल्तुतमिश की बेटी थी जो अपने पिता की मृत्यु के बाद सुल्तान बनने वाली पहली महिला थी। वह पुरुषों के समान टोपी और चोंगा पहनती थी। वह घोड़े का सवारी करती थी और एक राजा की भांति राज्य का कामकाज संभालती थी। उसने पूरे राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित की, किंतु तुर्क सरदार अपनी बात मानने वाले को गद्दी पर बैठाना चाहते थे। रजिया बात नहीं मानती थी। रजिया में राजा के सभी गुण थे। उसने गैर तुर्क वफादार सरदारों का दल तैयार किया और उन्हें ऊंचे पद दिए। इससे तुर्क सरदारों ने विरोध किया और विरोध करना प्रारंभ किया और मात्र 3.5 वर्ष बाद ही रजिया की हत्या कर दी गई। पांचवा है बलवन 1266 से 1287। यह एक शक्तिशाली क्रूर शासक था जिसने 21 वर्षों तक शासन किया। गयासुद्दीन बलवन इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 गुलामों के दल का एक सदस्य था। इस समय तक तुर्क सरदार बड़े शक्तिशाली हो गए थे। वे सुल्तान का सम्मान का भी ध्यान नहीं रखते थे और धमकी देते थे। सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र रचने में लगे रहते थे। बलवन ने धीरे धीरे उनकी शक्ति नष्ट कर उन्हें राजभक्त बना दिया। वह कहता था सुल्तान ईश्वर की परछाई है, धरती पर उसका प्रतिनिधि है। उसने लोगों को सुल्तान के आगे सिजदा और पायबोस, सुल्तान के पैर चूमना अनिवार्य कर दिया। सरदार उसकी कठोरता से भयभीत रहते थे। छठवां है कैकूवाद 1287 से 1290। बलवन की मृत्यु के बाद उसका पोता कैकूवाद सुल्तान बना, किंतु वह बहुत कमजोर शासक था और मात्र 3 वर्ष ही शासन कर सका। 1290 में एक खिलजी सरदार ने उसकी हत्या कर दी और इस तरह इस वंश का अंत हो गया। प्रश्न 3, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला, इक्तादार। इल्तुतमिश ने प्रशासन को ठीक करने के लिए 40 योग्य गुलामों को ऊंचे पद दिए। वे सब सुल्तान के प्रति वफादार रहकर उसकी सेवा करते रहे। उनमें से कई को इक्तादार बनाया गया। इक्तादार का काम था अलग अलग प्रांतों में रहकर वहां का प्रशासन संभालना, विद्रोहों को दबाना, लगान वसूलना। लगान का कुछ हिस्सा वे अपने वेतन और प्रशासन खर्च के लिए रख लेते थे। इनका एक प्रांत से दूसरे प्रांत में तबादला भी होता था। दूसरा है गुलाम। कुछ व्यापारी युवकों को खरीदकर उन्हें युद्ध कला और प्रशासन का प्रशिक्षण देकर सुल्तानों को बेच दिया करते थे। इन गुलामों को उनकी योग्यता के अनुसार काम और पद दिए जाते थे। इसके बदले उन्हें अधिक वेतन भी दिया जाता था। कुछ योग्य गुलाम अपने मालिक के बाद शासक भी बने, जैसे मोहम्मद गोरी के बाद उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का शासक बना। तीसरा है सरदार। तुर्क सरदार जो वे इस समय बड़े शक्तिशाली हो गए थे। वे सुल्तानों को अपने हिसाब से चलाना चाहते थे। न चलने पर उसके विरुद्ध षड्यंत्र करते थे और उसकी हत्या तक कर देते थे, जैसे रजिया सुल्तान के साथ हुआ। सरदार सुल्तान को धमकी देते रहते थे, सम्मान भी नहीं करते थे। इन्हें दबाना एक गंभीर समस्या थी, किंतु बलवन ने दृढ़ता से उनकी शक्ति नष्ट कर दी और सरदारों को राजभक्त बना दिया। तुर्क सरदार अब बलवन की ताकत और कठोरता से भयभीत रहते थे। अगला है प्रश्न चौथा। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 50 से 100 शब्दों में दीजिए। पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुए युद्ध का वर्णन कीजिए। उत्तर है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ। इसमें पृथ्वीराज ने गोरी को हरा दिया। गोरी बुरी तरह घायल हुआ और जान बचाकर भाग गया। 1192 में तराइन के मैदान में दोनों के बीच
दूसरा युद्ध हुआ। पृथ्वीराज की सेना बहुत बड़ी थी। पैदल सैनिक, हाथी और घोड़े थे। गोरी की सेना छोटी थी और उसमें हाथी नहीं थे, केवल तेज दौड़ने वाले घुड़सवार थे जो घोड़े पर चलते चलते तीर चला सकते थे। गोरी के घुड़सवार जब पृथ्वीराज के हाथियों पर तीर से वार किए तो हाथी पीछे की तरफ भागने लगे और अपनी सेना में ही तबाही मचाने लगे और इस तरह पृथ्वीराज की इस युद्ध में हार हुई। दूसरा है, तुर्की सेना और राजपूतों की सेना में क्या क्या अंतर था। उत्तर है, राजपूतों की सेना में पैदल सैनिक, हाथी व घोड़े थे, जबकि गोरी की सेना में केवल घुड़सवार सैनिक थे जो घोड़े में चलते चलते तीर चला सकते थे। अगला है तीसरा, तुर्क सुल्तानों के सामने क्या क्या प्रमुख समस्याएं थीं। इसका उत्तर है, तुर्क सुल्तानों के सामने दो बड़ी समस्या थी। पहली कि अपने ही अधिकारियों का व्यवहार और दूसरा पराजित राज परिवारों का व्यवहार। सुल्तान के बड़े अधिकारी और सेनापति दबकर नहीं रहना चाहते थे और मनमानी करना चाहते थे। इस कारण सुल्तान प्रशासन को मजबूत नहीं कर पा रहा था। इससे पुराने राजाओं के वंश सुल्तान का विरोध करने लगे थे। वो करने लगे, लगान वसूल कर स्वयं रखने लगे। सड़कों पर आने जाने वाले यात्रियों, व्यापारियों को भी वो लूट लिया करते थे। चौथा है, तुर्क सरदार रजिया को क्यों हटाना चाहते थे। उत्तर है, तुर्क सरदार अपनी बात मानने वाले को गद्दी पर बैठाना चाहते थे जिसे वे अपने इशारे पर नचा सकते हों। रजिया एक स्त्री थी, किंतु वह कठपुतली बनने को तैयार नहीं थी। जब उसने अपने प्रति वफादार सरदारों का एक दल तैयार किया और गैर तुर्कों को बड़े पद देना शुरू किया तो तुर्क सरदारों ने विरोध किया और उसकी हत्या कर दी। योग्यता विस्तार। योग्यता विस्तार में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान दोनों ही गुजरात को क्यों जीतना चाहते थे। कोई दो कारण ढूंढकर अपनी कॉपी में लिखें। बच्चों, उत्तर है, पृथ्वीराज चौहान और गोरी गुजरात जीतना चाहते थे। वे निम्न कारण से गुजरात जीतना चाहते थे। पहला, दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे और दूसरा, गुजरात एक संपन्न राज्य था और गुजरात पर कब्जा करने से समुद्री व्यापार के लिए एक रास्ता मिल सकता था। इसलिए किंतु पृथ्वीराज एवं गोरी दोनों को गुजरात में हार का मुंह देखना पड़ा और अपना इरादा बदलना पड़ा। बच्चों, यह अध्याय जितना छोटा लग रहा था उतना छोटा है नहीं, क्योंकि इसमें अभ्यास प्रश्नों के उत्तर बहुत लंबे लंबे हैं। मैंने प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ अन्य जानकारियां भी आपको देने की कोशिश की है। मेरा यह प्रयास था कि यह वीडियो आपको बोरिंग ना लगे। आप इस वीडियो को ध्यान से सुने, जिससे कि जैसे कि कोई बच्चा कहानी सुनता है, जिससे इससे यह इतिहास आपके दिमाग में बैठ जाएगा और पूरी तरह से याद हो जाएगा और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो आप बहुत ही आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं। मेरे को उम्मीद है कि मेरा यह प्रयास सफल हुआ होगा और आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब तो आपको करना ही चाहिए। और साथ ही साथ यदि आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट में जाकर अपनी बात कमेंट में लिख सकते हैं। अगर उसका उत्तर देने लायक होएगा तो मैं उसका उत्तर भी दूंगा। इसी के साथ ही ये वीडियो समाप्त करते हैं। फिर किसी दूसरे वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।